चलिए अब देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पीवाईक्यू जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए भी हाईली रेलेवेंट है। ध्यान से सुनिए क्योंकि इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, लेफ्ट, गांधी और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच के रिलेशनशिप को टेस्ट किया है। क्वेश्चन, Which of the following factors contributed to the formation of the forward bloc by सुभाष चंद्र बोस in 1939? यानी सवाल पूछ रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्मेशन में निम्नलिखित में से कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे। स्टेटमेंट 1, बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, यानी बोस महात्मा गांधी का कॉन्फिडेंस जीतने में फेल रहे। स्टेटमेंट 2, द कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस, यानी कांग्रेस का लेफ्ट ग्रुप यूनाइटेड नहीं था और वो बोस को सपोर्ट करने में फेल रहा। स्टेटमेंट 3, द कम्युनिस्ट्स डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स, यानी कम्युनिस्ट्स ने बोस के एफर्ट्स को सपोर्ट नहीं किया। स्टेटमेंट 4, द सपोर्टर्स ऑफ एम.एन. रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस, यानी एम.एन. रॉय के सपोर्टर्स और जयप्रकाश नारायण जैसे सोशलिस्ट लीडर्स ने बोस को सपोर्ट करने के कंपैरिजन में कांग्रेस की यूनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी। अब क्वेश्चन कहता है, Select the answer using the code given below. Option A 1, 2 and 3. Option B 1, 2 and 4. Option C 1, 3 and 4. Option D 2 and 4 only. अब देखते हैं सही आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 and 4। चलिए अब समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अंदर एक चैलेंज के रूप में क्यों उभरे और बोस और गांधी के बीच असली राजनीतिक मतभेद क्या थे। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को समझिए। बोस कांग्रेस के अंदर रेडिकल, लेफ्ट विंग और मिलिटेंट नेशनलिस्ट टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते थे, यानी उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को ज्यादा एग्रेसिव, निर्णायक और तेज बनाया जाना चाहिए। अब सवाल है, गांधी जी से उनका अंतर कहाँ था। पहला, मेथड। बोस मोर मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी मास स्ट्रगल के पक्ष में थे, वहीं गांधी जी नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल पर जोर देते थे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यह नहीं है कि बोस सिर्फ हिंसा चाहते थे और गांधी जी सिर्फ शांति। यह बोस गांधी कॉन्फ्लिक्ट को समझने का बहुत बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। असल मतभेद इससे कहीं ज्यादा गहरे थे। दूसरा, ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल। बोस इमीडिएट और अनकम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगल चाहते थे, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिना ज्यादा समझौते के तुरंत निर्णायक संघर्ष। वहीं गांधी जी का मानना था कि स्ट्रगल का टाइमिंग और तरीका पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा, इसलिए गांधी जी ज्यादा सावधानी से परिस्थितियों का आकलन करते थे। तीसरा, इकोनॉमिक विजन। बोस का विजन सोशलिस्ट और प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आधारित था। वो एक ऐसी इंडस्ट्रियल और प्लान्ड इकोनॉमी चाहते थे जो भारत को तेजी से आधुनिक बनाए। इसके विपरीत गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और विलेज इंडस्ट्रीज पर जोर देते थे, यानी गांधी जी के लिए गांव, कुटीर उद्योग और विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी। चौथा, इंटरनेशनल सिचुएशन। बोस मानते थे कि अगर ब्रिटेन किसी इंटरनेशनल क्राइसिस या मुश्किल में फंसता है तो भारत को उस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए, यानी वो ब्रिटेन की इंटरनेशनल डिफिकल्टीज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। गांधी जी इस मामले में ग्रेटर कॉशन के पक्ष में थे। पांचवा, कांग्रेस स्ट्रैटेजी। बोस कांग्रेस से एक ज्यादा एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश प्रोग्राम चाहते थे, वहीं गांधी जी कांग्रेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन और प्रिपरेशन पर जोर देते थे, यानी बोस ज्यादा आक्रामक और तत्काल कार्रवाई चाहते थे, जबकि गांधी जी संगठन को मजबूत करके सही समय पर संघर्ष को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। छठा, लीडरशिप स्टाइल। बोस स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और मोबिलाइजेशन के पक्ष में थे, वहीं गांधी जी नॉन वायलेंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए मास मोबिलाइजेशन पर जोर देते थे। तो यहां हमें दोनों के राजनीतिक विजन में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को एक बार फिर याद रखिए, बोस बनाम गांधी को सिर्फ वायलेंस बनाम पीस के रूप में मत देखिए, यह एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। असल डीपर इश्यूज थे स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, इकोनॉमिक विजन, लीडरशिप और नेशनल मूवमेंट की फ्यूचर डायरेक्शन। यही वो बुनियादी मतभेद थे जिनकी वजह से सुभाष चंद्र बोस धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर एक अलग और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक धारा के रूप में उभरे, और आगे चलकर यही मतभेद 1939 के त्रिपुरी संकट और कांग्रेस प्रेसिडेंसी के संघर्ष में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। चलिए अब हरिपुरा सेशन 1938 को समझते हैं, क्योंकि यही से बोस और गांधी के बीच मेजर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली सामने आना शुरू होता है। फरवरी 1938 में हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोस कांग्रेस को एक मोर रेडिकल प्रोग्राम की तरफ ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की डिमांड इनफ नहीं है, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्राम भी होना चाहिए। बोस की मेजर प्रायोरिटीज क्या थी? सबसे पहले, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडिया में इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से डेवलप करना। सेकंड, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी को प्लान्ड वे में डेवलप करना। थर्ड, स्टेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को इकोनॉमी और डेवलपमेंट में एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए।
फोर्थ, वर्कर्स और पीजेंट्स की मोबिलाइजेशन, यानी मजदूरों और किसानों को नेशनल मूवमेंट में एक्टिवली ऑर्गेनाइज और मोबिलाइज करना। फिफ्थ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बोस किसी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट के फेवर में नहीं थे, उनका गोल कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। और सिक्स्थ, वो ब्रिटेन के साथ फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशन की प्रिपरेशन पर भी जोर देते थे, स्पेशली चेंजिंग इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए। अब बोस के हरिपुरा प्रेसिडेंसी की एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट थी नेशनल प्लानिंग कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट, जो जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएटेड थी। इसे पता चलता है कि बोस का फोकस सिर्फ ब्रिटिश रूल को एंड करने पर नहीं था, बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पर भी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, बोस गांधी डिसएग्रीमेंट सिर्फ पर्सनल राइवलरी नहीं थी। एक्चुअली दोनों के बीच एक जेन्युइन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था कि इंडिपेंडेंट इंडिया कैसी होनी चाहिए और ब्रिटिश को कितनी जल्दी और किस अप्रोच से चैलेंज किया जाना चाहिए। यानी सिंपल वर्ड्स में, बोस wanted a more radical, planned and interventionist approach, while the broader Gandhian approach had a different vision of economic development, political strategy and the pace of confrontation with the British. इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ने आगे चलकर 1939 के त्रिपुरी क्राइसिस को समझने के लिए फाउंडेशन प्रिपेयर की। चलिए समझते हैं 1939 में बोस ने सेकंड टर्म क्यों मांगा, क्योंकि इसी पॉइंट से कांग्रेस के अंदर एक मेजर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। नॉर्मली कांग्रेस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट्स इंडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं करते थे, लेकिन सुभाष चंद्रा बोस एक और टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। इसका मेन रीजन था कि बोस को लग रहा था कि इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गई है। अब 1939 तक यूरोप में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो चुके थे। पहला, फैसिज्म यूरोप में एक्सपैंड कर रहा था। दूसरा, वॉर इंक्रीजिंगली लाइकली लग रही थी। तीसरा, ब्रिटेन एक मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस फेस कर रहा था और बोस का मानना था कि इंडिया को ब्रिटेन की डिफिकल्टीज का एडवांटेज उठाना चाहिए और इन डिफिकल्टीज को उसे करके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को और इंटेंसिफाई करना चाहिए। इसलिए बोस ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए री-इलेक्शन सीक करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। महात्मा गांधी और डोमिनेंट कांग्रेस लीडरशिप बोस के फेवर में नहीं थे। उन्होंने पट्टाभी सितारमैया को प्रेफर किया। तो अब सिचुएशन सिंपल नहीं रही। एक साइड पार द सुभाष चंद्रा बोस, जो सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, और दूसरी साइड पार गांधी और डोमिनेंट कांग्रेस लीडरशिप के प्रेफर्ड कैंडिडेट द पट्टाभी सितारमैया। इस तरह कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो गया। और यही 1939 के त्रिपुरी क्राइसिस की बैकग्राउंड समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं त्रिपुरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1939 पर। यह पूरे क्वेश्चन का हार्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्रा बोस ने पट्टाभी सितारमैया को डिफीट किया। रिजल्ट देखिए, सुभाष चंद्रा बोस को माइल 1580 वोट्स, जबकि पट्टाभी सितारमैया को माइल 1377 वोट्स। मतलब बोस ने इलेक्शन 203 वोट्स से जीता। ये रिजल्ट गांधीयन कैंप के लिए एक मेजर पॉलिटिकल सेटबैक था। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी ने सितारमैया की डिफीट को अपनी डिफीट के रूप में देखा। कॉन्टेम्पररी रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द नेहरू आर्काइव में भी गांधी के इस रिएक्शन का रिकॉर्ड मिलता है। अब यही से यूपीएससी का ट्रैप शुरू होता है। आप सोच सकते हैं, अगर बोस इलेक्शन जीत गए तो इसका मतलब बोस ने कांग्रेस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं था कि बोस ने पूरी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर लिया। कांग्रेस का वर्किंग कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन का काफी बड़ा मशीनरी अब भी गांधीयन लीडरशिप के इन्फ्लुएंस में था। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ। बोस के पास कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टोरल लेजिटिमेसी थी, लेकिन गांधी के पास एनॉर्मस ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना हुआ था। और इसी पॉइंट को यूपीएससी स्टेटमेंट में टेस्ट कर रहा है। इसलिए स्टेटमेंट एक करेक्ट है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी। इस स्टेटमेंट का आंसर है करेक्ट। देखिए, सुभाष चंद्रा बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में गांधी जी के प्रेफर्ड कैंडिडेट को डिफीट करके इलेक्शन जीता था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी बोस गांधी जी का कोऑपरेशन और कॉन्फिडेंस सिक्योर नहीं कर पाए, और यही उनके प्रेसिडेंसी के फंक्शनिंग को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देता है। अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बोस और गांधी जी के बीच पर्सनल डिसएग्रीमेंट तक लिमिटेड नहीं था। ये कॉन्फ्लिक्ट पर्टिकुलरली कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की फॉर्मेशन को लेकर शार्प हो गया। गांधीयन ग्रुप चाहता था कि एग्जिस्टिंग लीडरशिप और पॉलिसीज में कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन बोस एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और रेडिकल वर्किंग कमेटी बनाना चाहते थे। इसलिए धीरे धीरे क्राइसिस पर्सनल डिसएग्रीमेंट से बढ़कर इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस बन गया। इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद एक कंटेम्पररी अकाउंट के अकॉर्डिंग 15 में से 12 वर्किंग कमेटी मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। ये फैक्ट क्लियरली दिखता है कि सिर्फ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बैन जाना सफिशिएंट नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गांधीयन लीडरशिप का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था। इस पूरे एपिसोड से कांग्रेस की एक ब्रॉडर नेचर समझ में आती है। कांग्रेस एक तरफ मास मूवमेंट थी,
और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजिकल टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती थी। इसलिए बोस के पास प्रेसिडेंसी होने के बावजूद वो गांधीयन लीडरशिप की ऑर्गेनाइजेशनल पावर को ओवरकम नहीं कर पाए। सो स्टेटमेंट का कोर पॉइंट याद रखिए, बोस इलेक्शन जीत गए थे लेकिन गांधी जी का कॉन्फिडेंस और ऑर्गेनाइजेशनल कोऑपरेशन नहीं जीत पाए। देयरफॉर स्टेटमेंट एक करेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट टू की। द कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसको सिंपल वे में समझिए। कांग्रेस के अंदर जो लेफ्ट विंग ग्रुप्स द वो एक सिंगल यूनाइटेड पॉलिटिकल फोर्स नहीं थे। मतलब सभी लेफ्ट ग्रुप्स बोस के साथ एकजुट होकर खड़े नहीं हुए। डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट प्रायोरिटीज थी। कुछ ग्रुप्स ने पर्टिकुलर स्टेजेस पर बोस को सपोर्ट किया लेकिन दूसरे ग्रुप्स की प्रायोरिटी कुछ और थी। उनके लिए कांग्रेस की यूनिटी को प्रिजर्व करना बोस के गांधी और गांधीयन लीडरशिप के साथ कॉन्फ्रंटेशन को सपोर्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी सिंपल इक्वेशन समझिए, कांग्रेस यूनिटी को प्रिजर्व करना बोस को कॉन्फ्रंटेशन में सपोर्ट करना। इसी वजह से बोस को जो एक्सपेक्टेशन थी कि पूरा कांग्रेस लेफ्ट उनके पीछे यूनाइट हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन मटेरियलाइज नहीं हुई। और जब लेफ्ट खुद फ्रैगमेंटेड और डिसयूनाइटेड था तो बोस की पॉलिटिकल पोजीशन नेचुरली वीकन हो गई। सो स्टेटमेंट का कोर पॉइंट ये है, कांग्रेस लेफ्ट यूनाइटेड नहीं था, डिफरेंट प्रायोरिटीज थी, बोस को कंप्लीट लेफ्ट सपोर्ट नहीं मिला और इस फ्रैगमेंटेशन ने बोस की पोजीशन को वीक कर दिया। इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट। स्टेटमेंट 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर और ये यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है। स्टेटमेंट कहता है द कम्युनिस्ट्स डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स। इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट माना गया है। अब इसका रीजन समझिए। यूपीएससी यहां प्रिसीजन ऑफ हिस्टोरिकल सीक्वेंसिंग टेस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि स्टेटमेंट बहुत स्वीपिंग है। सिंपली ये कह देना कि कम्युनिस्ट्स डिड नॉट सपोर्ट बोस हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है। क्यों? कम्युनिस्ट्स का पोजीशन क्राइसिस के डिफरेंट स्टेजेस पर चेंज हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1939 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कम्युनिस्ट्स ने बोस की कैंडिडेचर को सपोर्ट किया था। इसलिए अगर हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट बना दे कि कम्युनिस्ट्स डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स तो ये इनएक्यूरेट हो जाता है। इसी वजह से स्टेटमेंट 3 ऑफिशियल आंसर कॉम्बिनेशन में एक्सक्लूड किया गया है। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस भी इसी डिस्टिंक्शन को हाईलाइट करते हैं। कम्युनिस्ट्स का अर्लियर सपोर्ट फॉर बोस और बाद में कांग्रेस यूनिटी पर एम्फसिस को अलग अलग हिस्टोरिकल स्टेजेस के कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। यूपीएससी लेसन, यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम लेसन निकलता है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट या ओवर जनरलाइज्ड वर्ड्स से बहुत केयरफुल रहना है, जैसे ऑलवेज, नेवर, डिड नॉट सपोर्ट, कंप्लीटली, एंटायरली, ओनली। कभी कभी स्टेटमेंट का बेसिक आइडिया प्लॉजिबल होता है लेकिन एक एब्सोल्यूट वर्ड उससे इनकरेक्ट बना देता है। सो स्टेटमेंट 3 का ट्रैप है ओवर जनरलाइजेशन। यूपीएससी में सिर्फ फैक्ट याद रखना इनफ नहीं है, फैक्ट किस टाइम पीरियड और किस हिस्टोरिकल स्टेज में अप्लाई होता है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब आते हैं स्टेटमेंट 4 पर। स्टेटमेंट कहता है द सपोर्टर्स ऑफ एन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस। इस स्टेटमेंट का आंसर है करेक्ट। अब इसको सिंपल वे में समझते हैं। यहां एन रॉय के सपोर्टर्स और जयप्रकाश नारायण से एसोसिएटेड कांग्रेस सोशलिस्ट्स की बात हो रही है। जब बोस और गांधी के बीच कॉन्फ्रंटेशन हुआ तो इन लोगों ने सिंपली बोस का साइड नहीं लिया। उनकी लार्जर कंसर्न कांग्रेस की यूनिटी को मेंटेन करना था। इनका बेसिक अप्रोच था कांग्रेस को स्प्लिट नहीं होने देना है। अब यहां एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन समझिए। ये लोग गांधी की पॉलिसीज से डिसएग्री कर सकते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बोस के साथ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्रंटेशन में चले जाएं। उनके लिए कांग्रेस की यूनिटी बोस को फॉलो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए स्टेटमेंट 4 का कोर आइडिया यह है कि एन रॉय के सपोर्टर्स और जयप्रकाश नारायण जैसे सोशलिस्ट लीडर्स से एसोसिएटेड कांग्रेस सोशलिस्ट्स ने बोस के कॉन्फ्रंटेशन को सपोर्ट करने के बजाय कांग्रेस यूनिटी को प्रेफरेंस दिया और इसी वजह से स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट 2 के ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। सो एग्जाम में याद रखिए स्टेटमेंट 4 करेक्ट।